वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही शॉर्ट में ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। आपका क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फर्स्ट बॉडी फ्लूइड है ब्लड। इसके पहले का वीडियो बना चुकी हूं मैं प्लाज्मा के ऊपर, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। ये अब नेक्स्ट वीडियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने पढ़ चुका है, उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मा यानी कि लिक्विड पार्ट की बात करें तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, यानी कि पूरा अगर मैं बोलूं कि 100% ब्लड है तो उसके अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है, और जब बाकी का पार्ट बचा है यानी कि 45%, तो वो क्या है, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। अब ये 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं? ओनली 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल्स हैं। इनका तीनों का अलग अलग नाम भी है बायोलॉजिकल टर्म में, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। साइट का मतलब होता है सेल। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिनका कलर रेड होता है क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज जो कलरलेस सेल्स होती हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, यानी कि इसका रेड कलर नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ल्यूकोसाइट्स होता है। देन बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसका नाम हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज से कैसे डिफरेंट होती हैं? ये सेल्स काफी छोटी होती हैं, क्योंकि ये थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स होती हैं बड़े सेल्स के टूटने से, ब्रेकडाउन होने से छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन हो जाती है, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आरबीसीज की, जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड कलर की होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 ml ब्लड है, तो उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वो होगा 12 to 16 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? नो न्यूक्लियस, यानी कि जो आरबीसी जो एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस हो भी सकता है, न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता है। तो आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए उसका शेप जो है वो कैसा हो गया? बाइकॉन्केव। तो आप कुछ कह सकते हैं कुछ इस तरह की आरबीसी होती है, पूरी सर्कुलर या राउंड शेप नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं अगर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें, ल्यूकोसाइट्स जो एक तरह के ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उसके डिफरेंट शेप्स होते हैं। बेस्ड अपॉन शेप्स आगे और इसके डिफरेंशिएशन या कह सकते हैं टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसीज के। देन अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसके अंदर कोई इसका शेप या साइज नहीं दिया गया है, नॉर्मल आपको बताया गया है कि ये सेल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, ये कहाँ पर बनती हैं? ये ब्लड के अंदर होती हैं, ब्लड के अंदर मूव करती हैं। जो इनका फंक्शन होता है वो भी ब्लड के अंदर करती है, लेकिन इनका ओरिजिन ब्लड के अंदर नहीं होता है। इनका ओरिजिन साइट होती है रेड बोन मैरो, यानी कि जो हड्डी होती है उसको अगर ब्रेक करेंगे, उसके अंदर फ्लूइड मैरो होता है, लिक्विड होता है। जो रेड वाला पार्ट होता है वो रेड बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स से आरबीसीज बनती हैं। डब्ल्यूबीसी भी रेड बोन मैरो से बनता है, और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स भी रेड बोन मैरो से बनती हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने पहले बताया कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल है। तो जो बोन है उसके अंदर जो मैरो है, लिक्विड है, उसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे चल के अगर उनकी डिपेंड होता है कि उनकी डेस्टिनी कहाँ पर है, वो अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना लेते हैं। जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी से डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही स्टेम सेल्स से बनते हैं। तो एक स्टेम सेल्स आरबीसी भी बन सकता है, उसी के जैसा दूसरा स्टेम सेल डब्ल्यूबीसी बन सकता है, और उसी के जैसा तीसरा स्टेम सेल्स जो है वो प्लेटलेट्स भी बन सकता है। तो स्टेम सेल्स के पास में ऐसी कैपेसिटी या कह सकते हो एबिलिटी होती है कि अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइट्स की, तो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अपने आप को और बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रो मेगा कैरियोट बनाते हैं, और फाइनली बना लेते हैं क्या? मेगा कैरियोसाइट। यानी कि साइट मतलब हो गया सेल, मेगा मतलब हो गया बड़ा, बड़ा सेल बना लेते हैं। और वो जब बड़ा सेल टूटता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और उन्हीं छोटे फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो ब्लड में प्रेजेंट है वो हमारी रेड बोन मैरो से बनती हैं। रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, उन सेल्स को डिफरेंशिएट करके मैच्योर होके ये तरह की सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स, यानी कि जो हमारा ब्लड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लड अगर 100 ml ब्लड लेती हूं तो उस 100 ml के अंदर अगर मैं बोलूं रेड कलर का ब्लड है तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। लेकिन अगर मैं बात करूं आरबीसीज की, कि ये ब्लड मैंने लिया उसके अंदर आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं एंड प्लेटलेट्स भी, उनका नंबर कैसा है? सबसे ज्यादा है आरबीसीज, मैक्सिमम मिलियंस में, उसके बाद आती है प्लेटलेट जो लैक्स में होती है, और सबसे कम होती है क्या? डब्ल्यूबीसीज जो थाउजेंड्स में होती है। तो आरबीसी हमारे ब्लड में, तुम्हारे ब्लड में कितनी होती है? 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसीज हो सकती हैं। कितने ब्लड के अंदर? ये हो सकती है माइक्रोलीटर, यानी कि इतने ml या इतने माइक्रोलीटर के अंदर 5 से लेके 5.5 मिलियन तक की आरबीसी हो सकती है। सेम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जस्ट थाउजेंड्स में 6000 से लेके केवल 8000 तक हो सकती है, सेम अमाउंट माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। और उतने ही ब्लड के अंदर तो प्लेटलेट्स कितनी हो सकती है? 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक। अगर मैं बोलूं कि ये ड्रॉप है किसकी? ब्लड की, और इसका जो अमाउंट है वो मैंने ये लिख दिया है, ये 1 माइक्रोलीटर की ब्लड ड्रॉप है, तो इसके अंदर कितनी आरबीसी होंगी? 5 से 5.5 मिलियन तक आरबीसी प्रेजेंट होंगी, 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी हो सकती है, और इसी के अंदर 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हो गया नंबर। ये तीनों तरह की सेल्स रेड बोन मैरो में बनती हैं, इनके नंबर हमने पढ़ लिए। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है सेल के अंदर, इसलिए वो थोड़ी चपटी होती है, बाइकॉनकेव शेप की। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी डिफरेंट शेप्स का होता है। अब हम बात करते हैं डिटेल में किसके बारे में? डब्ल्यूबीसीज यानी कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका न्यूक्लियस अलग अलग शेप का होता है। और साथ ही साथ ये डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ में कुछ प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं ग्रैन्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। तो कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसीज होती हैं 6000 से 8000 हैं, इनमें से कुछ थाउजेंड्स डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिसमें ग्रैन्युल्स होते हैं उनकी साइटोप्लाज्म में, और कुछ थाउजेंड्स ऐसी डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिसके अंदर ग्रैन्युल्स नहीं होते। तो अगेन हम ये डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें न्यूक्लियस तो है, साथ ही साथ में क्या प्रेजेंट है? ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उन डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट। और ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिसके अंदर न्यूक्लियस तो है लेकिन ग्रैन्युल्स नहीं है, उनको हम बोलते हैं क्या? ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, आर टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। फाइन। अब दोनों में न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस का शेप थोड़ा डिफरेंट है, उसके बेसिस पे ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स बोला गया है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा इसिनोफिल्स। कैसे? जो न्यूट्रोफिल्स हैं इसके अंदर ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ मैंने बना दिए क्या? ये ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है। बेसोफिल में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो भी एक तरह का ग्रैन्युलोसाइट है। बेसोफिल में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है। इसिनोफिल्स में ग्रैन्युल्स होंगे, इसके अंदर भी मैंने बना दिए ग्रैन्युल्स हैं। लेकिन मोनोसाइट्स में एंड लिम्फोसाइट्स के अंदर ग्रैन्युल्स नहीं है क्योंकि वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? पहले न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी है न्यूक्लियस तो होगा, यहाँ मैंने लिखा था डिफरेंट शेप, अब आ जाते हैं अलग अलग शेप्स। इसका जो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस होता है वो होता है कैसा? मल्टीलोब्ड। कैसा न्यूक्लियस होता है? मल्टीलोब, अलग अलग उसमें छोटे छोटे से लोब्स होते हैं। तो ऐसा डब्ल्यूबीसी जो एक ल्यूकोसाइट है जिसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी को, ऐसे ल्यूकोसाइट को, ऐसे ग्रैनुलोसाइट्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल बोलेंगे। अब बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है, ऐसा ल्यूकोसाइट है, ऐसा ग्रैनुलोसाइट है जिसके अंदर न्यूक्लियस एस शेप का है। कैसा? एस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? इसिनोफिल्स की। इसिनोफिल्स एक ऐसी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट है जो ग्रैनुलोसाइट है, उसमें ग्रैनुल्स है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो है बाइलोब्ड। कैसा है? बाइलोब्ड
स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है किसका, इसिनोफिल का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अग्रैनुलोसाइट्स की, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसीज, ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई भी पार्टिकल्स, ग्रैन्युल्स नहीं है, केवल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, अग्रैनुलोसाइट्स। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स अगेन टू टाइप्स के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट है, अग्रैनुलोसाइट है, उसका जो न्यूक्लियस है वो है किडनी शेप का। कैसा शेप का है वो, किडनी शेप, यानी कि राजमा के दाने जैसा शेप। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रैन्युल्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो मोनोसाइट क्या है, एक डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट है वो भी, उसमें न्यूक्लियस है लेकिन किडनी शेप का न्यूक्लियस है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये अग्रैनुलोसाइट है, इसके अंदर ग्रैन्युल्स नहीं है। फिर दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट है, अग्रैनुलोसाइट है, उसमें ग्रैन्युल्स नहीं है लेकिन जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, सिंपल न्यूक्लियस, यानी कि राउंड न्यूक्लियस है, बड़ा सा राउंड न्यूक्लियस है। तो क्लियर हो गया आपको, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, पांचों के अंदर न्यूक्लियस है, इसलिए वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। इन तीन के अंदर ग्रैन्युल्स हैं तो वो ग्रैनुलोसाइट्स वाली डब्ल्यूबीसी है। इन दोनों में, मोनोसाइट्स में एंड लिम्फोसाइट्स में ग्रैन्युल्स नहीं है तो वो अग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है। फाइन, इतना क्लियर हो गया कि न्यूट्रो, बेसो, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, आर टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दे आर नॉट अ टाइप ऑफ आरबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, देन अब बात करते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे ओरिजिन होते हैं, सॉरी ओरिजिन नहीं, हम लोग बात करते हैं इनका कॉम्पोजिशन, यानी कि कितना अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। ठीक है, ये ब्लड था, इसके अंदर आरबीसीज थी 5 से 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसीज कितनी है, 6 से 8,000 रहेंगी। अब मान के चलो वो 6,000 डब्ल्यूबीसीज में से, अब 6,000 में से कितनी न्यूट्रोफिल्स हैं, कितनी बेसो है, कितनी इसेनो है और कितनी मोनोसाइट्स और कितने लिम्फोसाइट्स हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, यानी कि 6,000 में से 6,000 का 60 to 65% लगा लो, वो उतने 1000 न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी। तो 60 to 65% न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं। सबसे कम होती है क्या, बेसोफिल्स 0.5 to 1%। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे यहाँ डब्ल्यूबीसी के अंदर 6000 डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, एक माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर, एक 6000 का जो 60 to 65% होगा वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल। इसी डब्ल्यूबीसी जो 6000 डब्ल्यूबीसी का 0.5 से लेके 1% जो होंगे वो क्या होंगी, बेसोफिल्स होंगी। और इसी 6000 डब्ल्यूबीसी की 2 से 3% जो सेल्स होंगी जिसमें ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होगी, इसिनोफिल्स होंगी। तो ये इन सब में ग्रैनुअल्स हैं, सब में ग्रैनुअल्स हैं और सबके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसी है टाइप ऑफ, लेकिन वो मोनोसाइट्स कैसे हैंगे, सेल्स तो है लेकिन उसमें ग्रैनुअल्स नहीं है। क्या है, न्यूक्लियस किडनी शेप का है इसके अंदर मोनोसाइट में, वो है 6 to 8%। तो 6 to 8% ऑफ टोटल 6000 डब्ल्यूबीसीज, अगर हम माइक्रोलीटर की बात कर रहे हैं तो कितने हो गए उसमें मोनोसाइट, 6 to 8%। और 20 to 25% आपकी हो जाएगी क्या, लिम्फोसाइट इसी की, अगर हम केवल 6000 मान के चल रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप 7000 का निकालो तो वो अलग वैल्यू आएगी, 8000 की अलग वैल्यू आएगी, लेकिन ये परसेंटेज जो है ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में डालकर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ओरिजिन की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों रेड बोन मैरो से निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यूबीसी भी, जो सेल है इसमें डब्ल्यूबीसीज हैं वो रेड बोन मैरो से आ रहे हैं, तो ये भी रेड बोन मैरो में ही होंगे ना, क्योंकि ये भी डब्ल्यूबीसीज हैं। तो न्यूट्रोफिल भी रेड बोन मैरो से बन के आती है, बेसोफिल्स भी, इसिनोफिल्स भी। लेकिन जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं ये थोड़े डिफरेंट है, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन ग्रैनुअल्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो बन के आती हैं वो आती है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से। तो जो मोनोसाइट है जिसका न्यूक्लियस किडनी शेप का है वो कहां से आता है, स्प्लीन से बन के आता है और लिम्फ नोड से भी बन जाता है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट क्या है, स्प्लीन जो ये आरबीसी है, आरबीसी ये जीती है केवल 120 डेज, यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बन गई और इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज,
यानी कि 120 दिन बाद जो एक आरबीसी बनी थी वो जाकर मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहां पर? अब आरबीसी रेड बोन मैरो के अंदर, बोन से मैरो से निकल के आ गई कहां पर? ब्लड के अंदर मूव कर रही है। 120 दिन कंप्लीट हो गया, अब उसका टाइम आ गया डेथ का, तो वो जाएगी कहां पर? स्प्लीन में। ये जो ऑर्गन होता है स्प्लीन हमारी बॉडी में, उस ऑर्गन में जाती है, वहां पे डेथ हो जाती है। अब आप सोचोगे कि वहां पे डेथ हो गई तो दूसरे सेल्स कैसे बन सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गन में अगर किसी की दूसरे सेल्स की डेथ हो रही है तो दूसरे सेल्स ओरिजिनेट भी हो सकते हैं। तो स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन हो गया जहां पे आरबीसी की तो डेथ हो रही है, लेकिन कौन बन के निकल रहा है? मोनोसाइट्स वहां पर बनते हैं। अब बात करते हैं किसकी? लिम्फोसाइट्स की। ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिसमें न्यूक्लियस है, ग्रैनुअल्स बिल्कुल भी नहीं है, वो लिम्फोसाइट्स जो है वो बन सकते हैं थाइमस में, बन सकते हैं जो एक ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है ग्लैंड, और एक लिम्फ नोड के अंदर भी बन सकते हैं। अभी लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड के लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है जिसको आप देख सकते हो। लिम्फ ब्लड की तरह ही एक लिक्विड होता है, ब्लड में से ही निकल कर आता है। जब ब्लड वेसल्स में जाता है, बहता है, थोड़ा बहुत उसमें से लिक्विड पार्ट बाहर निकल के आ जाता है और कुछ कंपोनेंट्स को ब्लड में छोड़ देता है और कुछ ही को लेकर आता है, छोटे छोटे को, तो उसको हम लिम्फ बोलते हैं। वो टिश्यूज के अंदर बहता है और टिश्यूज से होते हुए कहीं एक डक्ट के अंदर कलेक्ट हो जाता है, छोटी छोटी नोड्स में कलेक्ट हो जाता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं लिम्फ नोड, जहां पर केवल लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। और वो लिम्फ नोड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है उस लिक्विड में कि वो दूसरे टाइप के सेल्स को जनरेट कर देते हैं। जैसे कि रेड बोन मैरो के अंदर, मैरो में कैपेसिटी होती है स्टेम सेल्स के कि वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को बना दे। उसी तरीके से लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फ होता है उसमें कैपेसिटी होती है कि वो लिम्फोसाइट्स को ओरिजिन बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की, यानी कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन, प्लेटलेट का फंक्शन। जो आरबीसीज होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन को मेंटेन रखते हैं। दूसरा, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवाना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाना। अगर हम ब्रीथिंग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमने ऑक्सीजन ले ली, वो केवल हमारे लंग्स तक गई है, एल्वेलाई तक गई है। अब एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ब्लड के पास जाना है, टिश्यूज के पास जाना है, तो कैसे जाएगी? हेमोग्लोबिन का सहारा लेगी। वो तो आरबीसीज के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो इसीलिए यूज होता है और आरबीसीज ट्रांसपोर्ट में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या? डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज जो होती है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, जो कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, उससे बचने के लिए मेरी बॉडी कोई डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट करेगी, कुछ डिफेंस वाला काम करेगी, कुछ वेपन्स बनाएगी, कुछ ऐसे सेल्स को बनाएगी जो फाइट करेंगे, फाइटिंग कैपेसिटी रखेंगे। आरबीसी एक ऐसा सेल है जो फाइट नहीं कर सकता, प्लेटलेट से जो फाइट नहीं कर सकते, बट आरबीसीज के पास में कुछ वेपन्स होते हैं जो वो फाइट कर सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब डब्ल्यूबीसीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। फर्स्ट बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो इनका फंक्शन होता है फैगोसिटिक, यानी कि वो जाकर कोई भी फॉरेन पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं। फैगोसाइट अटैक करते हैं, उनके आसपास पूरा घेरा बना लेता है सेल और उसको पूरा डिसॉल्व कर देता है और उसको मार डालता है। सेम फंक्शन होता है फैगोसिटिक मोनोसाइट का भी, यानी कि जो मोनोसाइट्स है, एक हो गया ग्रैनुलोसाइट, ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसमें न्यूक्लियस और ग्रैनुअल्स है, एक दूसरा ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसमें केवल न्यूक्लियस है बट ग्रैनुअल्स नहीं है। ये दोनों मिलकर फैगोसिटिक का काम करते हैं। तो एक हो गया न्यूट्रोफिल और एक हो गया क्या? मोनोसाइट। तीसरी बात करते हैं इस्नोफिल्स की। इस्नोफिल का काम होता है वुंड हीलिंग, यानी कि कभी भी घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वहां पे जो हीलिंग प्रोसेस होता है, उसको चोट को सही करने का, जो अपने आप सही होती है विदाउट किसी ऊपर से ट्रीटमेंट लेने की, जो बोलते हैं ना अपने आप छोटा सा घाव है, कट है, सही हो जाएगा, तो वो कैसे सही हो जाता है? वहां पर इसिनोफिल सेल जाकर कुछ ना कुछ काम करते हैं और उस घाव को सही होने में हेल्प करते हैं। पूरी तरीके से जो भी वुंड होता है, घाव होता है, उसको इसिनोफिल सही नहीं करते, सब लोग मिलके करते हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो इसिनोफिल भी प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? बेसोफिल्स की। जो डब्ल्यूबीसी है वो कैसा काम करता है? उसका काम सबसे हटके होता है, ना वो न्यूट्रोफिल की तरह काम करता है, ना इसिनोफिल की तरह, ना मोनोसाइट्स, ना लिम्फोसाइट्स की तरह। वो क्या करता है? रिलीज हिस्टामिन एंड हेपारिन। हिस्टामिन एंड हेपारिन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बेसोफिल्स यानी कि सेल के जो ग्रैन्युअल्स हैं उसके अंदर भरे होते हैं। जब जरूरत होती है तो वो ग्रैन्युअल्स में से वो रिलीज हो जाते हैं। हिस्टामिन भी रिलीज हो सकता है, हेपारिन भी रिलीज होता है। अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया, ये ब्लड है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर बह रहा है, इस ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी है, एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और ग्रैन्युअल्स भी है, उस डब्ल्यूबीसी का नाम है क्या? बेसोफिल। उस बेसोफिल के अंदर ग्रैन्युअल्स हैं, उसने हिस्टामिन को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज करा।
वो एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड के अंदर चला गया। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड जो भी वेसल से जाता है वो वेसल्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट होना मतलब चौड़ी हो जाती है। अगर कोई पाइप थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और उसमें से पानी बह रहा है तो क्या होगा, और ज्यादा पानी बहेगा ना। सेम उसी तरीके से ब्लड होता है, वो ब्लड वेसल्स में से जो बह रहा होता है वो डायलेट हो जाती है, ज्यादा ब्लड बहता है। तो ब्लड के अंदर और भी दूसरे टाइप के सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फैगोसिटिक फंक्शन कर सकते हैं, क्लॉट फॉर्म कर सकते हैं, वो सारे फंक्शंस कर सकते हैं। और इस तरीके से हिस्टामिन क्या कर देता है, हेल्प करता है ज्यादा ब्लड फ्लो के लिए। दूसरा हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है, कोई WBC जिसमें न्यूक्लियस है और उसमें ग्रैन्युल्स भी हैं, उसके अंदर हेपेरिन प्रेजेंट है। जरूरत पड़ने पे हेपेरिन रिलीज हो गया आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हेपेरिन आ गया, तो वो क्या करेगा, ब्लड को और पतला कर देगा। पतला करना मतलब थिन कर देगा। अब बोलोगे कि ब्लड तो ऑलरेडी थिन है, जितना तो थिन है, लेकिन कभी कभार चोट लग जाती है तो ब्लड उतनी एरिया में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा हो गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी उसके मूवमेंट में। अगर यही ब्लड आपके वुंड पे, चोट के ऊपर गाढ़ा होके क्लॉट बन रहा है तो फायदेमंद है, लेकिन यही ब्लड आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है और वहां पर वो गाढ़ा हो गया तो क्लॉट बन सकता है, अटक सकता है। तो क्या होता है, जो हेपेरिन होता है वो और लिक्विड फॉर्म कर देता है ब्लड की। जैसे लिक्विड फॉर्म करता है तो उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इनडायरेक्टली बेसोफिल्स जो होता है वो हमको इस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है बॉडी के अंदर जो ये खुद ही सॉल्व कर लेते हैं जस्ट केमिकल्स को रिलीज करके, और बाकी सारे भी एक्टिवेट हो जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज हो गए बॉडी के अंदर, अब हमको अपना अपना काम करना है। तो ये हो गया बेसोफिल का फंक्शन। फाइनली हम बात करते हैं किसकी, लिम्फोसाइट्स की। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो, लिम्फोसाइट्स का काम होता है एंटीबॉडी फॉर्म करना। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करता है जो डिसीज कॉजिंग होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो हमारी बॉडी उस एंटीजन पैथोजन के लिए एक एंटीबॉडी बनाती है। एंटी मतलब क्या हो गया, अपोजिट। हमारी बॉडी के अंदर कुछ आया जो कि फॉरेन था, तो मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई उसके अगेंस्ट में, उसको मारने के लिए। तो वो एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो लिम्फोसाइट्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर वो एंटीबॉडी बनेगी मेरी बॉडी में तभी वो एंटीजन से फाइट कर पाएगी और मुझे इम्यूनिटी मिल पाएगी। अगर मेरे पास एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो वो एंटीजन अंदर ही अंदर बढ़ते जाएगा मेरी बॉडी में और एक टाइम के बाद डिसीज कॉज कर देगा। अगर वो बहुत ज्यादा घातक बीमारी होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। अगर छोटी मोटी होगी और थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बन चुकी है तो वो उसको देन एंड देयर खत्म कर देगी। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में हमने क्या समझ लिया, ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होते हैं, उसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होती हैं। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइट्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो आपका ब्लड है उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। हमने प्लाज्मा के अंदर पढ़ा था फाइब्रिनोजेन करके क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं तो जब भी कभी ब्लड बहता है कंटिन्यू हमारी बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर तो ब्लड बह रहा है वो नॉर्मल थिंग है, लेकिन बॉडी के अगर बाहर ब्लड निकल के बहना स्टार्ट हो गया तो वहां पे क्लॉट बनना जरूरी है। जब वो क्लॉट बनेगा तभी वहां पे खून रुकेगा। तो वो कौन रोकेगा, प्लेटलेट्स हेल्प करेंगी। वहां पे एग्रीगेट हो जाती हैं, इनका स्टिकी नेचर होता है प्लेटलेट्स का, वो एक दूसरे को आपस में चिपका लेती हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं ताकि आओ और यहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म बनाने में हेल्प करो। तो ये होता है इन सबका फंक्शंस।